हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर भेजा था ईरानियन रिजीम को, जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ में नेगोशिएशन करना चाहते हैं न्यूक्लियर डील के ऊपर। अब ये न्यूक्लियर डील 2015 में साइन हुई थी अंडर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, और जब डोनाल्ड ट्रंप अपना फर्स्ट टर्म संभालते हैं तो 2018 के अंदर इस डील से विड्रॉ कर लेते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे। बट जब ये लेटर भेजा जाता है तो ईरानियन रिजीम साफ साफ कह देती है कि हमें ऐसा कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ। और जब ये नेगोशिएशन की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि या तो ईरानियन रिजीम इस नेगोशिएशन को मान ले, ये नेगोशिएशन करने के लिए एग्री हो जाए, अदरवाइज हम फोर्स का यूज करेंगे। और फिर ईरानियन रिजीम में काफी लोगों ने इस चीज को नकारा, रिजेक्ट किया। और किस तरीके से? ईरानियन प्रेसिडेंट ने यह कहा कि हम आपके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए, डू वॉट एवर द हेल यू वॉन्ट। कि अगर आप हमको थ्रेट करेंगे, अगर आप आपको पुश करेंगे, तो हम ऐसी चीज कुछ भी नहीं मानेंगे। ये साफ साफ ये कहते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद में सोशल मीडिया, स्पेशली एक्स के ऊपर, काफी सारे ऐसे लोग जो कि इजराइल के सपोर्टर्स हैं, जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से ईरानियन रिजीम ने इसको रिजेक्ट किया है, तो ट्रंप अब अपना प्रॉमिस निभाएंगे, यानी कि मिलिट्री फोर्स का एक्शन वो लेंगे और ईरान पे वो अटैक कर देंगे। और हो सकता है वो इजराइल की मदद ले, और इजराइल जो कि इस ताक में बैठा ही है कि कब वो वहां की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करे और ईरान को कमजोर करे। मैं आपको पूरा एक डायनामिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। पहले हम करंट अफेयर्स में क्या क्या हुआ उस पर बात करेंगे, और फिर एकदम अच्छे से थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो जेरूसलम पोस्ट में मिस्टर विस्टनसन अपने आर्टिकल में यह कहते हैं कि ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुका है, और आने वाले कुछ ही हफ्तों में वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, यानी कि वो न्यूक्लियर आर्सेनल क्रिएट कर लेगा और ईरान एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे उभर के आएगा। और जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन की जो न्यूक्लियर एजेंसी बोर्ड है, उन्होंने बार बार ईरान को यह कंडेम किया है कि ये इस साल में दूसरी बार आपने ऐसा किया है कि आप हमारे साथ में कॉपरेट नहीं कर रहे। और शायद इसी का डर है यूएस को, कि वो नहीं चाहते कि ईरान दोबारा से ऐसे रास्ते पे चले जहां पे वो यूरेनियम को एनरिच करके न्यूक्लियर वेपन बना ले। इसीलिए 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ये डील साइन की थी, राइट। और जो खमीनी है, वहां के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे कुछ फॉरेन लीडर्स, फॉरेन फिगर्स, उनके लिए मैं क्या एप्रोप्रिएट टर्म यूज करूं, मुझे नहीं समझ में आता। आई कंसीडर देम एज बुली एंड दीज गवर्नमेंट्स आर बुली गवर्नमेंट्स। और साफ साफ ईरान इस चीज को रिजेक्ट कर देता है। और ये चीज मुझे कैप्टन अमेरिका के एक सीन की याद दिलाता है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें कैप्टन अमेरिका से एक सवाल पूछा जाता है इन डॉक्टर्स के बारे में। Do you want to kill Nazis? Is this a test? Yes. I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from. तो जैसे कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि आई डोंट लाइक बुलीज, आई डोंट केयर वेयर दे कम फ्रॉम, आई एम नॉट हियर टू किल एनीवन बट जस्ट आई डोंट लाइक बुलीज। आई थिंक वैसा ही एटीट्यूड अपना लिया है ईरानियन रिजीम ने। अब कुछ ही टाइम पहले यूएस इंटेलिजेंस ने भी ये वार्निंग दी थी ईरान को कि इजराइल जो है वो आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक कर सकता है। और उसके बाद में ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो उस टाइम ये कहते हैं कि अगर इजराइल अटैक भी कर दे हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, तो हम दोबारा बना लेंगे। ऐसा ही उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो है हमारे दिमाग में, जो कोड है, जो प्रोसेस है, वो सारी की सारी हमारे दिमाग में है, और हम इसको दोबारा खड़ा कर लेंगे। और उसी के एवज में आप सबको याद होगा, जब इजराइल ने डेमस्कस में जब अटैक किया था ईरानियन कॉन्सुलेट पे, तो उसके बाद में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च कर दिया था, राइट। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत हुआ क्या था कि ईरान का ये ऑपरेशन है जिसमें कि वो टारगेट करते हैं इजराइल की मिलिट्री फैसिलिटीज को, जिससे कि वो उसको नस्तो नाबूद कर सकें। और इसमें वो इस्तेमाल करते हैं ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, इन सारी चीजों का, राइट। और जब ईरान दोबारा से कहता है कि हम तेल अवीव को जमीन में गाड़ देंगे, जमीन में मिला देंगे, तो इजराइल कहते हैं कि वी आर रेडी फॉर इट। अब
जिस तरीके से आपको यह भी पता है कि ईरान साथ साथ में एक अंडरग्राउंड स्पेशल फैसिलिटी अनवील किया था जहां पे वो नई स्पेशल मिसाइल्स पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और उस टाइम ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो चाइना है वो इनको मिसाइल फ्यूल प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है। अब चाइना इस एंगल में कैसे घुसा, रशिया कैसे एक प्रोमिनेंट प्लेयर है, उन सारों के बारे में हम बात करेंगे, और एकदम बेसिक ब्रीफली बात करूंगा कि कैसे ये रीजनल डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, राइट। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आए एक होली ऑफर जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 60% ऑफ, और अगर आप कितने भी महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हम दे रहे हैं फ्लैट 60% ऑफ के साथ में 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन। आप मेरा कोड यूज मत करना भूलिएगा, दैट इज YUVI50, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री मिल सकता है। आप किसी भी फेवरेट टीचर से कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट आपका पढ़ सकते हैं। अब आप सभी को याद होगा जब सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ यूएस के ऑफिशियल्स और कुछ रशियन ऑफिशियल्स मिले थे, उनको यह लग रहा था कि शायद रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने की बात की जा रही है। बट रिपोर्ट्स की अगर माने तो जो ट्रंप का फोन कॉल गया था फरवरी के अंदर पुतिन के पास में, जब वो सिलेक्ट होकर आए थे यानी इलेक्ट होकर आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, तब यही अटकलें लगाई जा रही थी कहीं वो रशिया यूक्रेन के वॉर की बात तो नहीं कर रहे। बट अब यह पता लगाया जा रहा है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से बात की थी। ईरान जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की राह पे चल चुका है और न्यूक्लियर आर्सेनल बन सकता है, तो पुतिन ने यह कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, इसके अंदर मैं एग्री करूंगा जिससे कि ईरान आपकी बात मान ले, राइट। ये चीज है। अब आपको यह चीज भी समझनी पड़ेगी कि रशिया जो है वो अलाय है ईरान का भी, और चाइना और रशिया दोनों एक दूसरे के अलाय हैं। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। अब यूएस के दो कंसर्न थे यहां पे। एक कंसर्न तो ये था कि ईरान जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहा है तो शायद रशिया उसमें हेल्प कर दे, राइट। और दूसरा, जिस तरीके से ईरान एंटी यूएस प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, जिसमें मोस्टली आता है 3H, दैट इज हमास, हिजबुल्लाह, हाउदीज, जो कि अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल जो है यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, राइट। यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप कह सकते हैं एलाई है। यूएस चाहता है कि इस रीजन में उनकी डोमिनेंस रहे, और वो मानता है कि इजराइल जो है आने वाले टाइम पे इस रीजन में डोमिनेंट बन सकता है, इसलिए इनको फाइनेंशियल और मिलिट्री एड प्रोवाइड की जाती है। अब यहां तक आपको समझ में आया। अब ये ईरान न्यूक्लियर डील है क्या? अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2015 में ये ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, जिसका मकसद एक ही था। पहली चीज तो कि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिसमें कि यह अटकलें लगाई जा रही थी कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा, ईरान को स्टॉप करना पड़ेगा। इस डील के साइन होने के बाद में यह चीज हुई थी, इसमें यह एग्रीमेंट था पहला। दूसरा, जो भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं हम उन सैंक्शंस को हटा देंगे, राइट, जिससे कि ईरान अच्छे से ट्रेड कर पाए बाकी नेशन के साथ में और फाइनेंशियली वीक ना हो। तीसरा ये बोला गया था जो भी उनकी फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, क्योंकि उस टाइम पे ये हो गया था कि अब जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाओगे, बट आप उनको सिविलियन और पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ईरान का अभी भी वही स्टैंड है कि हम सिविलियन और पीसफुल पर्पसेस के लिए ही न्यूक्लियर पावर क्रिएट कर रहे हैं, ना कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना या फिर न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे डिसाइड की गई थी कि फैसिलिटीज को इंटरनेशनल एजेंसीज जो है वो इंस्पेक्ट करेंगी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब जिस तरीके से रिपोर्ट बाहर निकल के आ रही है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, उन्होंने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है। दूसरा, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज जब वहां पे इंस्पेक्शन करने जाती हैं तो उनको फुली कॉपरेट नहीं किया जाता, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अब इस डील से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझते हैं। अगर मान लीजिए ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता तो इस पूरे रीजन में उसका एक जो दबदबा है, जो इन्फ्लुएंस है, वो इंक्रीज कर जाता। अब हर एक नेशन पहले अपने रीजन में अपनी पावर असर्ट करना चाहता है, और उसी वजह से वो जो चीजें भी कर सकता है, इकोनॉमिक माइट बन सकता है, मिलिट्री माइट बन सकता है, जिससे कि एक टाइम के बाद में उस रीजन में उसका इन्फ्लुएंस हो। और अगर ऐसा होता तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो आप कह सकते हो शिफ्ट हो जाती ईरान के फेवर में, और ईरान को बैक करते हैं रशिया और चाइना। कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में बढ़ जाता, और वो यूएस चाहता नहीं है। ठीक है, पहली चीज आपको समझ में आई। दूसरी, उस टाइम पे इजराइल जो है प्रीएम्प्टिवली इराक और सीरिया में भी ऐसे अटैक कर चुका था, तो कहीं ना कहीं बाकी नेशंस को यह डर था कि अगर इजराइल ने दोबारा से ईरान पे अटैक कर दिया तो ये रीजन जो है दोबारा से एक क्राइसिस में चला जाएगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा, उस टाइम पे पर्शियन गल्फ, जहां से मेजरली आपका ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं ईरान के कंट्रोल में आ जाएगा, और ईरान अगर इस चीज को
डिसरप्ट कर देता है तो जो ऑयल यूएस के पास जाता है वो जा नहीं पाएगा। और यूएस जो है आपको पता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो उसकी ऑयल और गैस की नीड्स हैं वो यहीं से पूरी होती हैं। यहां तक आपको पिक्चर समझ में आई कि पहले क्या था, क्यों डील साइन हुई तो क्या हुआ, ये सारी चीजें समझ में आई। और ये जो डील साइन की थी ये आपको पता है कि इसमें आपका एक तो यूएस था, ठीक है, यूएस था, यूके था, रशिया था, फ्रांस था और चाइना, इनको अपन P5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन। और एक आपका ईरान था, कहा, और यूरोपियन यूनियन भी था इसके अंदर रीजन, ठीक है। और आप देखिएगा यूके और फ्रांस यूएस की पॉलिसीज को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और इसीलिए जब ये डील हुई तब ये सारे के सारे लोग मान गए, राइट। ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, और जहां से वो ये आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, और ये आपकी यूरेनियम माइंस हैं जहां से वो यूरेनियम फ्यूल जो कि इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में यूज होता है उसको वो माइन करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहां पे पूरी पिक्चर क्लियर होने वाली है जो आपको समझनी है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूं। देखिए, हर एक नेशन जो है वो अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। जितने लोग उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने, जितने लोग उनके अलाई बने, ये उसी नेशन के लिए अच्छा है। तो अब यूएसए के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यूएसए के लिए पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। हर एक रीजन में अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होंगे तो इस रीजन में उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। मिडिल ईस्ट जो है अपने ऑयल और गैस रिजर्व्स के लिए जाना जाता है, तो जितने इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर होंगे, अलायंसेस होंगे, उतनी इसकी एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, क्या नहीं, सिक्योर रहेगी। तीसरा, यहां पे उसके मिलिट्री बेसिस भी हैं, चाहे से वो आपके बहरीन में हो, कतर में हो, सऊदी अरेबिया में हो, यूएई में हो, तो ये भी चीज हमें देखने को मिलती है। इसलिए यूएस, और सबसे बड़ी बात अगली कि वो रशिया और चाइना का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना चाहता है, ये यूएस चाहता है। अब जब मैं बात करता हूं रशिया की, राइट, जब मैं बात करता हूं रशिया की, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि रशिया भी क्या कर रहा है, रशिया भी चाहता है कि उसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़े। हर एक कंट्री चाहती है, ये सेम चाइना भी चाहता है। चाइना अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी बनाना चाहता है, जिस वजह से वो मिडिल ईस्ट को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बनाना चाहता है, यहां से कॉरिडोर भी निकालना चाहता है, राइट। और जो रशिया है वो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है यूएसए की, और इसके भी यहां पे नेवल बेसेस हैं, सीरिया में इसके नेवल बेसेस हैं, राइट। टार्टस जो कि सीरिया के अंदर है, कुछ इसके आपके एयर बेसेस हैं, और इस तरीके से ये सारे कंट्रीज का इंटरेस्ट है। इसलिए रशिया चाइना एक साइड अलाइन करते हैं और यूएसए एक साइड अलाइन करता है। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब से इजराइल और हमास की वॉर चल रही है जिसमें ईरान सपोर्ट करता हुआ नजर आता है इन एंटी यूएस प्रॉक्सीज को, तो ईरान के अंदर क्या हुआ है, ईरान के अंदर एक तो पहले इसके एयर डिफेंस को कमजोर किया जा चुका है, राइट। दूसरा, हमास और जो हेजबुल्ला है उनको वीक किया जा चुका है। तो एक तो एयर डिफेंस कमजोर हो गया, हमास और जो हेजबुल्ला है ग्रुप वो कमजोर कर दिया गया है। तो इस वजह से ईरान भी अभी जो है वो एक वीकर पोजीशन पे है, और अगर न्यूक्लियर वेपन की डील हो जाती है तो ईरान फिर एक यहां पे पावर उभर के नहीं आ पाएगा, और जो ये रीजन का बैलेंस ऑफ पावर है वो ईरान की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। इसलिए यूएसए चाहते हैं कि हम ईरान के साथ में डील कर ले, और इसीलिए वो इजराइल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और अब इजराइल तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब जब मैं बात करता हूं जॉर्डन की और इजिप्ट की, इनको यूएस क्या करता है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, तो ये यहां पे रीजनल स्टेबिलिटी बन रहे हैं, इसलिए यूएस का इन्फ्लुएंस यहां पे है। सऊदी अरेबिया और यूएई जो है मोस्टली ये सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज हैं, और ईरान जो है शिया मेजोरिटी कंट्री है। तो एक रिलीजियस डिफरेंस होने की वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई एक अलाइज हैं जो कि ईरान को काउंटर करना चाहते हैं, और इसका इस्तेमाल यूएस करता है। ये सारी चीजें आपको यहां तक समझ में आ चुकी होंगी कि ये सारा का सारा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया और यूएई जो हैं वो धीरे धीरे ईरान के साथ में भी रिश्ते अपने नॉर्मल करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो आज में सऊदी अरेबिया और यूएई भी चाहेंगे कि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन हो, तो कहीं ना कहीं ईरान उनकी मदद कर सकता है और ईरान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। और जैसे अभी रशिया, चाइना और ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में आपने देखा होगा ज्वाइंट नेवल ड्रिल करी है, तो वो ये चीज रिफ्लेक्ट करती है कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में तो एटलीस्ट एक एक्सिस बन रहा है रशिया, ईरान, चाइना का, जो कि इस रीजन में डोमिनेट करना चाहते हैं। और मैं आपको पहले भी बताता आया हूं कि चाइना कैसे एंटी यूएस और एंटी वेस्ट ब्लॉक बनाता हुआ आया है। मिडिल ईस्ट में ये ब्लॉक ईरान, रशिया, चाइना के है, और अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो रशिया को सपोर्ट करता है चाइना और ईरान, और एज वेल एज नॉर्थ कोरिया भी।
ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब जब व्हाइट हाउस में जब ट्रम्प जनवरी में आते हैं तो ये कहते हैं कि जो मेरी मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी थी, जिसमें कि मैं मिलिट्री एक्शंस लेता हुआ नजर आऊंगा, इतने सैंक्शंस लगाऊंगा कि जो इनकी ऑयल रिच जो ये नेशन है ईरान, उनकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, पूरे जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो ठप की ठप पड़ जाए, कोई इनसे ट्रेड ना करे। और अगर ऐसी धमकी दोगे तो ईरान ने कहा कि हम आपके साथ में डील नहीं करना चाहते। और साफ साफ उस टाइम पे जब इराक के ऊपर जो सैंक्शंस थे उनको वेवर यानी उनको छूट दे दी गई थी, क्योंकि इराक जो है वो ईरान पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी नीड्स के लिए और वहां से वो एनर्जी इंपोर्ट करता है। यहां तक ईरान जो है, इराक की जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी है उसका 1/3 हिस्सा ईरान से आता है। तो साफ साफ उन्हें यह कहा है यूएस एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन ने इराक को कि आप जल्दी से जल्दी अपने आप को डिपेंडेंट बनाइए, ईरानियन सोर्सेज पे डिपेंड मत कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल आप जितना कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर जो वेवर था हम उसको भी खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि इस मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का मकसद यह है कि जो न्यूक्लियर थ्रेट है ईरान का उसको एंड किया जाए, जो बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने अनवील किया जिसमें चाइना फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है उसको कर्टेल किया जाए, और किस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप्स को जो सपोर्ट कर रहा है ईरान उनको तोड़ा जाए, जिससे कि यूएस का दबदबा बढ़ सके और ईरान अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन में ना बढ़ा सके। अब ईरान के पास में डिस्पाइट उनके पास में ऑयल है, गैस रिजर्व्स हैं, लेकिन बगदाद ने यह कहा है कि हम सारे सिनेरियोज के लिए हम सारे सिनेरियो के रेडी हैं, और जैसे ही एनर्जी वेवर एंड किया जाएगा तो हालांकि पावर जो सिचुएशन है, पावर शॉर्टेजेस इराक की जो 46 मिलियन पॉपुलेशन है उनको फेस करना पड़ेगा। और ऐसा ही गल्फ एनालिस्ट ने कहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर इराक एज समर इज कमिंग। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ईरानियन रिजीम अब डोनाल्ड ट्रंप को रिस्पॉन्ड कर रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उनके साथ में उनकी न्यूक्लियर डील हो, और कैसे यूएस, रशिया, चाइना इसके प्लेयर हैं, और कौन कौन से प्लेयर्स के साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस और इन्फ्लुएंस बनाया जाता है, जिससे कि मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी रहे। बट जब भी बाहर के नेशंस इन नेशंस के साथ में अलायंस बनाएंगे तो स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है तो इसे शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी दिस lecture and giving me your precious time. Stay safe, stay happy. Shabak hai.